मोर संगवारी तुहर द्वार। मोर संगवारी तुहर द्वार, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज हम जो है एक ऐसे टीचर से आपसे रूबरू करवा रहे हैं जो गणित के एक पुराने समय के एक गणित के कीड़ा बोल सकते हैं या योद्धा बोल सकते हैं। तो वो मोर संगवारी तुहर द्वार है ना, कहानी एक संघर्ष की, एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदरणीय सोनारे सर जी से। तो सबसे पहले मैं आदरणीय सोनारे सर जी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। तो बात करते हैं, चलिए गणित के विषय को लेके। तो सबसे पहले सर जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई जो है कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई में मैं मूलतः यहीं का हूँ, कसारेडी क्षेत्र में ही रहा है मेरा जन्म। और मैं प्राइमरी स्कूल यहीं पे जो साईं मंदिर के पास है, मैं वहाँ से 5वीं तक पढ़ा। उसके बाद मैं कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 11वीं तक मैं नेशनल स्कूल में पढ़ा। और उसके बाद मैं एमएससी एजुकेशन के लिए यानी कॉलेज मेरा जो लाइफ है वो मेरा बालोद ज़िले में रहा। और वहाँ से कंप्लीट होने के बाद मैं वापस यहाँ पर दुर्ग वापस आया। और उस बीच में कुछ ऐसा दौर चल रहा था नौकरियों का कि उस समय नौकरियाँ कम मिलती थी। तो उस दौरान फिर मैं यहाँ से रायपुर की ओर चला गया, अभनपुर में। और मैं वहाँ पर एक केमिस्ट की तरह कार्य करने लगा। और लगभग 1 साल के कार्यकाल के बाद मेरा चयन झांसी में एक रिसर्च ऑफिसर के लिए हुआ। और मैं वहाँ पे रिसर्च लेबोरेटरी में मैं एक रिसर्च ऑफिसर के बतौर काम करने लगा। और वहाँ पर जो है माइंस में, जो गवर्नमेंट माइंस होती है, वहाँ पर विस्फोटक के पदार्थों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी। तो वहाँ उन सब चीज़ों का निर्माण कार्य हमारी जो बबीना फैक्ट्री थी वहाँ पर होता था। और उसके सारे कंपोजिशंस मैं ही सेटअप करता था। और उसके बारे में मैं काफ़ी अच्छा मेरे को उसका काफ़ी ज्ञान हुआ। और आगे चल के फिर मेरी सर्विस वहाँ से ब्रेक हुई। और मैं उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरे को लगा कि क्या करना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मैं किस चीज़ में बहुत जल्दी अचीवमेंट पाना है तो एजुकेशन का रास्ता मैंने अपनाया। और मैंने एमएससी गणित से ही मैंने शिक्षा को पूर्ण किया। और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं, एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और मेरा उद्देश्य शिक्षा जगत से जुड़ने के भी कारण ये था कि मैं अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दूं कि वो आगे चल के कुछ नाम रोशन करें। तो मैं इसलिए एजुकेशन से जुड़ा। और मेरी चूँकि गणित से मैं एमएससी था तो मेरे को लगा कि नहीं, इसमें हम कुछ अपना भाग्य अपना है। और आज ये स्थिति है कि मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पर आ चुका हूँ। और उसके बाद मेरे दोनों जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के और नाम कमा लिए हैं। और अब वो काफ़ी मेरी स्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अच्छा, अभी जैसे बताया आप है ना दोनों बच्चे, तो दोनों बच्चे जो हैं अभी किस कंडीशन में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं? दोनों बच्चे क्या पढ़ाई की उसके बारे में बताएंगे? जी, मेरी जो लड़की है वो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, वहाँ पर 4th ईयर की छात्रा है। और उसका एजुकेशन मैंने अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा जो लड़का है वो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। और वर्तमान में वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के बतौर कार्य कर रहा है। और अभी कुछ कंपटीशन की और एग्ज़ामिनेशन की भी तैयारी कर रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल उसमें ये है कि वो काम भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। एक शिक्षक होने के नाते जो है आपने दोनों बच्चों को एक शानदार परवरिश दी है और अच्छे पोजीशन पे आज वहाँ पहुँच चुके हैं। इसके लिए तो मैं आपको आप बधाई के पात्र भी हैं। अब बात करते हैं गणित की। तो आप गणित में ही क्यों आगे बढ़े? गणित का सब्जेक्ट जब चयन किए होंगे जी तो क्या वो गणित में आपको रुचि थी पहले से, कि आप किसी की प्रेरणा से आगे बढ़े? जी, मैं अपने पिता की प्रेरणा से आगे बढ़ा। उन्होंने मुझको कहा था कि गणित एक ऐसी विधा है कि जिसमें अगर नौकरी नहीं भी मिलेगी तो आपका रोज़गार चलता रहेगा। और आज मैं उन्हीं की प्रेरणा को लेकर मैंने उसका सपने को साकार भी किया। और आज यही आशीर्वाद ही मेरे बहुत काम आया।
अब बात करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं नेशनल स्कूल से पढ़ाई किए, वहाँ पढ़ाई भी बता रहे हैं, तो कोचिंग जिसे ट्यूशन बोलते हैं, जिस समय उस समय घर घर में पढ़ाते थे, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा अनुभव है कि एक दौर था, एक दौर था वो 2000 के बाद का सत्र है, 2001 2 3, है ना, हर जगह मैंने महसूस किया, देखा है ना, नेशनल स्कूल के बच्चे हों, वो चाहे वो जेआरडी स्कूल के बच्चे हों, एक दौर था सभी बच्चों के मुख में सोनारे सर करके नाम चलता था। और मैंने देखा भी है कि आपका बैचेस काफ़ी भरे होते थे, है ना, अपार मात्रा में बच्चे पढ़ते थे, गणित का एक अलग रवैया था। तो वो कैसे वो जुनून आपके अंदर आया, आप पढ़ाए, अब इतने फेमस पर्सन उस समय बने, और कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान आपने बच्चों के लिए किया है अतुलनीय है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझको ये ऐसा लगा कि गणित ही एक ऐसा विधा है जिसमें हर क्षेत्र में उसमें संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो और ये प्रेरणा तो मेरे पिताजी से ही मिला था, पर मैंने सोचा कि इस कार्य को अपने बच्चों के लिए समर्पित करें। तो मैंने ये देखा कि उससे बहुत महत्वपूर्ण लाभ हुए, और उस समय के बच्चे जो थे कि वो बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, और वो जिज्ञासु की प्रवृत्ति के इतने कि उनमें गणित जानने की इच्छा रहती थी। ये उस समय इसलिए बच्चे पहले लोग जो भर्ती है माने क्लास में एडमिशन लेते थे, तो पहली गणित संकाय की क्लासेस चलती थी, और वो भर भर के बच्चे उसमें आते थे, कॉमर्स में और इसमें आर्ट्स में। तो उनके बाद रुचि होती थी जो बेचारे कमज़ोर होते थे, पर सबसे पहली जो प्रायोरिटी उनको गणित की होती थी। जैसे अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो पहले गणित के बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, देखा जा रहा है कि गणित जो है विलुप्तियों की ओर है, बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। क्या इसका कारण है? अच्छे टीचर का नहीं मिलना हो सकता है, या हो सकता है कि रोजगार उपलब्ध ना हो, कैंपस उपलब्ध ना हो, है ना, तो ये कहीं ना कहीं गिरावट आई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि गणित में सबसे पहले तो जो प्राइमरी लेवल्स में जो गणित पढ़ाई जाती है, वो स्किल्स जो है टीचर जो है पूर्णतः दे नहीं पाता, जबकि उसमें सारी योग्यताएं हैं, और सारी योग्यताएं होने के बावजूद भी जब उसके कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करता है, और बच्चा उस चीज़ से फिर वो भय खाने लगता है, और वो धीरे 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 उसको सरल ना करते हुए उसको वो कठिन समझने लग जाता है। जैसे इंजीनियरिंग के बिना जो है भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, बिना इंजीनियर के कोई काम नहीं हो सकते। इसको आप ये कैसा देखते हैं अपने नज़रिए से? देखिए क्या होता है कि अब पहले की समय से लेके अभी भी बच्चे जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों में स्किल नहीं है। जो बच्चे जिनके पेरेंट्स जागरूक हैं, और जो स्कूल में और अपने घर में और पेरेंट्स भी अगर इस पर अगर उनको ध्यान दिया जाए, या जो ध्यान रखते हैं, तो ऐसे छात्र गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ते भी हैं, और इसमें असीम सीमाएं हैं। और इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा फील्ड इसी क्षेत्र में ही मिलते हैं। तो ऐसे में गणित के लोग मिलते कम हैं, पर जो पढ़ते हैं वो आज भी अपनी अपनी जगह पर वो अच्छी अच्छी जगह पर कार्य करते हैं। अच्छा, तो गणित में जैसे आप पढ़ाते हैं, है ना, हर छोटे से बड़ी क्लास पढ़ाने का अनुभव रखते हैं और लगातार पढ़ा रहे हैं, तो गणित में ऐसा कौन सा चैप्टर था जिसको आपको बहुत अच्छा लगता है, समझाने में बहुत अच्छा लगता है, या बच्चे बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं और बहुत दोहरी एनर्जी के साथ आप पढ़ाते हैं? एक्चुअली जो है एक तो क्या है, बीजगणित तो पहले से ही लोग पढ़ते रहते थे, पर मैंने देखा कि मेरे को त्रिकोणमिति जो है बहुत पसंद आता था, और उसमें एक बार अगर अगर सूत्र पर ध्यान जिसका अच्छा है, और वो अगर उसको लगाना सीख गया, तो त्रिकोणमिति एक ऐसा मतलब बेस प्लेटफॉर्म है कि जिसमें बच्चा जो है सूत्र पर आधारित चीज़ों को इस्तेमाल करे, और आसानी से वो सवाल बन भी जाते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति को मतलब बच्चे बहुत जल्दी से सीखने का प्रयास भी करते हैं। तो गणित में जो है आप कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस है, मतलब जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कॉन्सेप्ट के बेस में फार्मूला यूज़ करके जो है आप प्रैक्टिस कर गणित को बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट और फार्मूला जो है प्रैक्टिस है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो जो टीचर जो भी हो, चाहे वो घर में पढ़ा रहे हो, माँ बाप भी पढ़ा रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, बच्चे का जब तक कि कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक कि वो चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं सकता। और जिन बच्चों में इसकी समस्याएं जो रहती है, तो उसके वजह से वो क्या है कि उनको ये समझने लगते हैं कि भाई उनको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और उसके वजह से उनको ऐसा लगने लगता है नहीं यार गणित बहुत कठिन है,
और वास्तव में वो अपनी सोच को कठिन बना लेता है, इसकी वजह से गणित कठिन हो जाता है। तो जैसे आप इतने लंबे समय से पढ़ाएं, आपका ऐसा कोई छात्र जो गणित में 100 लाया हो, या आपका ऐसा कोई छात्र जो एकदम आपको काफ़ी प्रभावित किया हो, आप समझाते रहे होंगे तो वो फट से सवाल को बना लेते होंगे, ऐसा कोई आप जानकारी में अगर हो तो बताएं। जी हाँ, ऐसे मेरे 2-3 छात्र हैं। एक तो वर्धमान गुरुकुल स्कूल में जब मैं अपनी सेवाएं दे रहा था तो उस समय रीना साहू करके एक छात्रा थी, जो कि अभी वर्तमान में वो आईआईटी से पास आउट होकर वो नौकरी में है हैदराबाद में, और उसने मुझको अपने शादी में भी इनवाइट किया था। तो वो छात्रा ऐसी थी कि उसको जो थोड़ा सा भी बताया तो बहुत अपनी 2 स्टेप्स वो ज़्यादा रखती थी, और वो 100 में 100 पाई थी भाई। और शिशु मंदिर में भी, कसारडी शिशु मंदिर में भी मैंने एक बच्चे को वो किया था, अनिकेत वस्त्रकार करके। वो भी छात्र उस समय जब पढ़ने आता था तो उसको सब 50-60 नंबर ऐसे मिलते थे, पर मैंने जब उसके कॉन्सेप्ट बेस उसको पढ़ाई कराया तो मुझको आज भी ध्यान है कि वो लड़का 100 में 100 पाया था। तो मुझको ऐसा जो बच्चे जो किए, और ऐसे तो मैंने भी है कि शिशु मंदिर में मेरा जब फर्स्ट टाइम मैं आया था 2011-12 में, तो उस समय के जो छात्र थे वो काफ़ी मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति थे, और उस समय के बच्चों के गणित के जो मार्क्स थे वो 90-95 ऐसे अधिकांश छात्रों के मार्क्स आए थे। और उससे मेरे को लगता था कि नहीं यार, गणित में असीम विधाएं हैं और बच्चे इंटरेस्ट ले तो ला सकते हैं। जब शिशु मंदिर में आप आए तो उसी साल जो है एक शुभांगी गुरुदीवान नाम की जो बहन थी, उसने पूरे राज्य में 7वां स्थान प्राप्त किया था। उसके जस्ट एक साल बाद जो है वीरेन टांडेकर नामक लड़का ने जो है ना टॉप 10 में अपनी जगह बनाया, तो उसमें भी बहुत अच्छी शानदार कला थी पढ़ने में। ये दोनों बच्चे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुभांगी जो बच्ची थी उसको तो मैं स्टार्टिंग में जानता था नहीं था कि भाई वो क्या मेरिट में आई है कि नहीं। फिर एक पुस्तक में मैंने उसको देखा, पढ़ा, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये बच्ची जब 8वीं में टॉपर थी तो इसके पीछे थोड़ी सी मेहनत की जाए। और वो बच्ची खुद भी मेहनती थी, और उसके पीछे थोड़े से हमने प्रयास किया तो उसमें फिर वो रिजल्ट भी दिखने लगे, और लगता भी था कि वो बच्ची उसके लायक भी है, और वो थोड़ी सी वो बहुत कुछ कर लेती थी, और फाइनली वो रिजल्ट में वो फिर 7वें स्थान पर आई थी। ऐसे ही बीरेन तांडेकर भी था, वो भी छात्र ऐसा था कि वो थोड़ा लिखता था, पर उसके लिखने में लिखावट थोड़ी सी गड़बड़ होती थी। तो मैं उसको यही बोला, बेटा तुम्हारे में सारी चीज़ें अच्छी है, तुम थोड़े से लिखने की चीज़ों को सही करो और थोड़ा सा स्पष्टता रहे तो आपके मार्क्स में उत्तरोत्तर प्रगति होगी। और वो लड़का भी प्रदेश में मतलब वो डिप्लोमा शायद कुछ वो किया था, डिप्लोमा कोर्स में प्रदेश में पहला आया, और उसका मेरिट में भी वो उस समय आने में 10 मार्क्स उसके बेवजह कट गए थे, जबकि रिवेल कराने के बाद वो मार्क्स उसके बढ़ गए थे। पर चूंकि उसमें उस समय बोर्ड ने ऐसा वो 10% नियम लागू कर दिया था, जिसके वजह से वो नहीं आ पाया। तो वो उसका आज भी मुझको गम है कि मैं 2 लगातार सालों में 2 बच्चे मेरे मेरिट में आते हैं, पर वो बच्चा जो है उस वजह से रुक गया। चलिए अब आपके सफ़र का हम चालू करते हैं। आप जो है सबसे पहले फिर एज ए टीचर के रूप में नेशनल स्कूल में पढ़ाए, तो कितने साल तक वहाँ पढ़ाए? देखिए, सबसे पहले मैं टीचर की जर्नी के बारे में बताऊं कि मेरी माँ भी जो है खुद एक टीचर थी, और उनका प्रभाव मेरे इसमें दिखा। और वो मुझसे कहती थी कि बेटा आपका काम वर्किंग जो है, हार्ड वर्किंग तो आप कर नहीं पाओगे, आप टीचिंग अच्छे से कर सकोगे। तो वो प्रभाव मेरे में रहा, और मैं उस प्रभाव से मैं उसको कार्य करते रहा, और मैं आज एक सफल शिक्षक भी रहा हूँ। और क्या कहना चाहेंगे इसमें? जैसे जैसे आप है ना नेशनल स्कूल पढ़ाए हैं, वहाँ के कोई ऐसे टीचर्स जो है ना जो आपको काफ़ी सपोर्ट किया हो या मदद किए हो, है ना, एक आध का नाम बताएंगे? वैसे उस समय मेरे पुराने शिक्षकों में एक अनंग अग्रवाल जी थे, और एक अग्रवाल सर जी थे, और RK स्वर्णकार सर जी थे, DK शर्मा सर जी थे, इंग्लिश के ज्ञाता थे, जी इंग्लिश के टीचर हैं, बाद में वहाँ के प्रिंसिपल ही बने वो। और वर्तमान में भी नेशनल स्कूल की प्रिंसिपल गोस्वामी मैडम करके हैं, मधु गोस्वामी जी, वो भी हैं, और एक राजेंद्र दुबे सर हैं। इन सब लोगों का मेरे को भरपूर समर्थन मिला, और उनके आशीर्वाद से मैं उस चीज़ को काफ़ी आगे बढ़ा सका। उसके बाद फिर जो है आप वर्धमान गुरुकुल जो नगपुरा है उधर आपने रुख अपनाया, फिर वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ का सफ़र कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा रहा? जबकि वो स्कूल हमेशा टॉप मोस्ट रहा है, वहाँ के वहाँ बच्चे हमेशा मेरिट में आते रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं?
एक समय का जो दौर था गुरुकुल का, तो उस समय क्या था कि वो बोर्डिंग स्कूल जैसा था। और वहाँ पे बच्चे दूर दूर से, मतलब छत्तीसगढ़ के कोने कोने से बच्चे लोग आते थे पढ़ने के लिए। उस समय मैंने अपनी सेवाएं दी, तो उस समय भी बच्चे लोगों का ये था कि जितना पढ़ाते थे वो, मेरे जितना मैं पढ़ाता था उतने ही वो पढ़ते थे। और उस समय भी उनके रिजल्ट में काफ़ी उत्तरोत्तर प्रगति हुई। और आज भी वहाँ के सचिव महोदय जो यादव करके हैं, वो मुझको हमेशा बोलते भी रहते हैं कि सर आप हमको क्यों आप हमारे स्कूल में नहीं आते, आप जब भी कभी ज़रूरत होगी आप हमारे स्कूल में आइए। उस दौर के बच्चे जो हैं, एक आयुष तिवारी करके था सर, और वो बच्चा पढ़ता नहीं था, पर वो पढ़ने के साथ साथ क्या था कि वो नौटी हरकतें करता था। तो मैं जब वो मेरे संपर्क में आया तो फिर उसमें चेंज आया, और वो लड़का फिर एक सफल आज डॉक्टर के रूप में कहीं पर है। पर अभी उसका कांटेक्ट मेरा नहीं है, पर वो बच्चा एक डॉक्टर बन चुका है। वर्तमान में अभी आप शिशु मंदिर में हैं, 2011-12 से वहाँ पे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार 10-12 साल से वहाँ पे टिके हुए हैं। तो शिशु मंदिर में जो आपकी जो भूमिका है वो कैसी है अभी? मैं तो ये चाहूँगा कि बच्चों के बीच में टीचर की भूमिका वही होती है कि एक शिक्षक जो है के रूप में अगर बच्चों के बीच में रहे तो उनको तो निश्चित तौर पे जो चीज़ नहीं आती है उसको पहले उसको पढ़ाना, उसको बताना, और उसको टॉपिक को सरल से सरल करके उसको पढ़ाना, जिससे कि उसको उसका इंटरेस्ट बढ़े। और मैं देखता हूँ कि शिशु मंदिर के अधिकांश बच्चे जो है मेरे को फॉलो करते भी हैं, और इस चीज़ को मानते भी कि हाँ भाई, अगर कोई गणित में कोई टीचर है जिनसे सीखना चाहते हैं, ये तो मैं नहीं कहता, पर लोग मुझको बताते हैं कि नहीं सर आपको लोग याद करते हैं। तो इसे मैं सुन कर बड़ा खुश होता हूँ कि भाई, जी जी, कि वो मुझको आज भी याद करते हैं। जैसे अभी के दौर पहले जो होते कैंपस सिलेक्शन ज़्यादा होता था, अभी कैंपस सिलेक्शन कम हो गया है, या आप ये बोल सकते हैं कैंपस अगर ज़्यादा भी है तो बच्चे पढ़ने वाले यहाँ पे कम हो गए हैं, है ना? बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बंद हो गए हैं, है ना? तो इसका मुख्य कारण क्या है कि कैंपस का ना आना, कि और कोई दूसरा कारण हो सकता है? ये इसके पीछे मुझको ऐसा लगता है कि अब जो है ये चीज़ें जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बोलो तो क्या है कि आजकल, पहले ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम होते थे, तो जो भी प्रतिभाएं बाहर निकलती थी तो उनको आसानी से वो नौकरियां मिल जाती थी। पर आज देख रहे हैं कि जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, और लोगों को पढ़ पढ़ के ऐसे हो गए कि बेचारे बच्चे को रोज़गार नहीं मिल रहा है। और रोज़गार नहीं मिलने से आने वाले बच्चे जो है वो देखते हैं कि भाई रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, तो फिर इस विषय को आगे बढ़ा के फिर हम क्यों बेरोज़गार बने। तो इसलिए वो इस फील्ड से हटते चले जा रहे हैं। अभी प्राय जो है भैया लोगों की तुलना में बहन लोग, बालिकाएं जो हैं काफ़ी आगे चली गई हैं, और अभी प्राय ये देखने को मिल रहा है कि इंजीनियरिंग छात्र लगभग लगभग पीएससी लेवल के एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, और लड़कियां जो है लड़कों का अधिकांश नौकरी खा जा रहे हैं। आप देखते होंगे, लिस्ट वगैरह में आता होगा, तो लड़कियां टॉप मोस्ट में चली जाती है, लड़के पीछे जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, बच्चों में प्रतिभाएं समान रूप से किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकती है, पर क्या होती है कि बच्चियां जो है अधिकांश समय अपना पढ़ाई में लगाती हैं। और बच्चों में थोड़ा सा, लड़कों में ये देखा जाता है कि उनको थोड़े से चीज़ें बाहर भी उन लोग फील्ड में रहते हैं, तो उनके बाहरी वातावरण के प्रभाव के कारण उनको लगता है कि नहीं यार, हमको ऐसी नौकरी चाहिए कि जिससे जल्दी से जल्दी अर्निंग हो। तो वो उस दिशा में प्रयास करते रहते हैं, पर वो होता क्या है, सोचते रहते हैं पर करते नहीं हैं, जिसकी वजह से लड़कियां घर में का प्रयास ज़्यादा करती है और बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से वो लड़कों में थोड़ा सा वो, मतलब कैंपस सिलेक्शन वगैरह थोड़े कम, और इन बच्चियों में कैंपस सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दिखते हैं। तो अभी जैसे अभी का जो चल रहा है, सेशन चल रहा है ना, तो सोशल मीडिया जो है, मतलब पढ़ाई का अगर बात करें तो सोशल मीडिया कितना सहायक है अभी के डेट में? क्या सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि सोशल मीडिया का सहारा लेना ही चाहिए। इसलिए लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप उसको उपयोगी मानकर चलेंगे तो आपके लिए वो आपका जीवन का एक रक्षक जैसा है। और चूँकि आप इसका इस्तेमाल सही करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके पास चीज़ों के जानने की, आपको डे टू डे और करंट अफेयर्स वगैरह जितने भी हैं, आप मोबाइल को आप लेके चल रहे हैं, तो उससे आपको सोशल मीडिया के द्वारा बहुत आसानी से वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। जबकि पहले हमको उस पुस्तक उसके लिए खोजना पड़ता था कि भाई कौन सी पुस्तक में होगी, तो ऐसे पुस्तकें उस समय उस टाइप की कम मिलती थी। आज तो ऐसा है कि आपने मोबाइल ऑन किया और आपको वो चीज़ें तुरंत मिल जाती हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही करें तो इसमें आपके संभावनाएं असीम हैं।
पहले क्या होता था कि मार्केट में बुक अवेलेबल होती नहीं थी, है ना? आप लोग जो है कई तरह के चीज़ों से, कई तरह की पुस्तक से जो है नोट्स ढूंढ के बनाते थे, उसके बाद पढ़ाते थे। जबकि आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा बुक अवेलेबल, नोट्स बहुत मात्रा में है, जबकि सुविधा होनी चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ने का ज़्यादा और प्रेरणा मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस समय आप लोग जो मेहनत की हो, वाकई काबिल तारीफ़ है और काफ़ी मेहनत भी किया गया है। इसी कारण अनुभव की बात अगर करेंगे तो अनुभव भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देता है। अच्छा, शिशु मंदिर में अभी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा कोई साथी जो आपको आपके साथ खड़ा होता है, सपोर्ट करता है, साथ मिलकर काम करते हैं, ऐसा कुछ? ऐसे तो मेरे सभी सहयोगी जो है सहयोग करते हैं और मैं भी उन सब लोग के बीच में ही रहता हूँ। और सभी क्या, क्योंकि कोई भी काम जो होता है एक दूसरे के सहयोग से होता है और एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई काम होता भी नहीं है, इसलिए सभी सहयोगी हैं और मैं भी उनका सहयोगी हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मोर संगवारी चैनल, तो ये जो मोर संगवारी चैनल एक पीड़ा उठाया है, एक पीड़ा उठाया बोल सकते हैं कि जितने भी बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं उनका इंटरव्यू या टीचर्स का इंटरव्यू एक दूसरे को जोड़ने का एक साधन है। जैसे आप 10 साल पहले कोई बच्चे को पढ़ाए होंगे, आज बाहर ड्यूटी कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो इंटरव्यू के माध्यम से वो बच्चा अगर जुड़ता है, फिर आप उसको देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये बच्चा मेरे द्वारा पढ़ाया गया है करके। अगर इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा तो आप ये जो इंटरव्यू के माध्यम से जो हम संघर्ष की कहानी ला रहे हैं, तो ये कितना सार्थक होगा आगे चल के? नहीं सर, ये जो है मैं तो ये है कि आपसे ये निवेदन करूँगा कि ये आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं और इसके द्वारा क्या है कि लोगों की जो एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी है वो और मिलेगी और उसके द्वारा लोगों को जानकारी भी होगी कि हाँ भाई हमारे कौन शिक्षक थे, कौन स्टूडेंट है। इसके बारे में कनेक्टिविटी बढ़ने से एक लोगों से संपर्क का क्षेत्र बढ़ेगा और आपका ये प्रयास आपका सराहनीय है। और रवि सर जी, मैं तो आपको पहले से भी जानता हूँ और आपने भी बहुत संघर्ष किया है और आपने संघर्ष करके भी आप आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं जो कि बहुत सराहनीय है। और जहाँ तक अपन पहले भी आपस में मिलते रहे हैं और आपने कुछ मेरे सजेशंस को भी फॉलो किया जो कि आप कहते रहते हैं, तो ये आपके आगे बढ़ने की राह में जो सबसे बड़ा वो एक प्रेरणा बना। तो उसके लिए मैं कोशिश ये करता हूँ, दिल से आपको दुआ करता हूँ कि आपका भी ये चैनल वाला जो आप ये कार्य चालू किए हैं वो आगे बहुत बढ़े और आगे बढ़ के और इससे ज़्यादा मुकाम हासिल करें, ऐसी मेरी प्रार्थना हमेशा ईश्वर से रहेगी। आपकी एक बात है जो हमेशा प्रेरणादायक होती है, एक आपके शब्द हैं जो मैं उसको शिशु मंदिर में रहते हुए 2-3 बार मैं सुना, जाना कि इंसान के लिए एक दरवाज़ा जब बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है ना? ये अगर, हालांकि एक शब्द है, लेकिन अगर इसमें मंथन किया जाए, विचार किया जाए, तो इसके जो भाव हैं वो बहुत ही गहराई तक जाता है। इस शब्द से मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। तो ये शब्द आप जो बोलते थे हमेशा वाकई में एक सलाहकार के रूप में, एक मोटिवेशनल के तौर पे, है ना, लगता था। तो मेरे अलावा और बहुत लोगों को आपने संबोधित किया होगा, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक है कि अपन जो भी बात कहते हैं या कोई बात उस दौर पे निकल गई होगी, ये तो मैं जानकर तो नहीं बोलता क्योंकि ये सब मन से निकलते हैं और वो मन से निकली हुई चीज़ें वो एक दुआ के रूप में काम आती है। जैसे कि आपने उस चीज़ को देखा और मेरी कही गई बातें आपने उसका अनुसरण किया और उस बात का आज तक ध्यान रखें, तो आप आज एक सफल इंसान भी बने हुए हैं। और इसके पीछे वही है कि आपने अच्छी चीज़ों का सत्कार किया और जो बाह्य अशुद्धियाँ थी आपने उसको दूर किया और आज आप इस कार्य को काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं और आगे बढ़ाते रहें, ऐसा मैं हमेशा ही चाहूँगा। और मेरे से जो भी सहयोग होगा मैं आपको हमेशा करूँगा सर। आप कभी भी किसी भी वक्त में कोई भी अगर मोड़ ऐसा आए तो आप मुझको ज़रूर याद करिएगा, मैं आपका हमेशा सहयोग करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आगे मैं आपके प्रगति के लिए दुआएं करता हूं और बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक टुडे। एंड कहना चाहिए कि आपकी उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे, तो मोर संगवारी चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे, हमारे आदरणीय रमेश सोनारे जी हैं और गणित के विशेषज्ञ हैं। काफ़ी लंबे समय से गणित की दुनिया में, है ना, छात्र हित के लिए बेहतर नहीं
बेहतर से बेहतरीन करके दिखा रहे हैं। और एक अनुभवी शिक्षक होने के नाते जो काम जो किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, छात्र हित के लिए वाकई में उल्लेखनीय हैं और उत्कृष्ट कार्य बोल सकते हैं। उसके लिए मैं सर को पुनः एक बार और जो है ना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, है ना। अगर आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल में विजिट कीजिए, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें, ताकि हम उस कमेंट्स को देखकर जो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको नए नए चीज़ आपको हम यहाँ पे संघर्ष की कहानी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। मोर संगवारी तुहर द्वार, कहानी एक संघर्ष की, कहानी एक संघर्ष की एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल मोर संगवारी रवि सर की रिपोर्ट। मोर संगवारी रवि सर की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।